हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर के कि आपकी पेपर की तैयारी कैसी चली है। जो हमने सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आपने उसको अच्छे से देखा, उसको पढ़ा, उसको समझा कि नहीं समझा, ठीक है ना। अगर आपकी पेपर की तैयारी अच्छी चल रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के एक बार ये बता दीजिए कि आपकी पेपर की तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है या कोई भी रिलेटेड इशू है एग्जामिनेशन के थ्रू में, तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सएप, टेलीग्राम और हमारे वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से एज पर माय गाइडेंस मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में रखा हुआ है। जो ये टॉपिक है ये आपके क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ है। ये आपके 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसको समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि एक्चुअल में होता क्या है। मैं आपको समझा दूंगा, गारंटी मेरी है समझाने की, समझना आपको है कि कैसे आपको समझ में आता है, ठीक। तो हम लोग ने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी, तो सिंपल से अगर हम टर्म जाने क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो क्रोमेटोग्राफी इज द एनालिटिकल टेक्निक। क्या है? एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसका हम यूज क्या करते थे, इंडिविजुअल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पे कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए कि ए बी सी, कोई हमारा 3 मतलब ए बी सी हमारा 3 कंपाउंड है। इसमें से हमको ए जो है ये इंडिविजुअल है, इसको सेपरेट आउट करना है। तो इसको सेपरेट आउट करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। तो अगर सिंपल से अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी इज द एनालिटिकल टेक्निक व्हिच यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कंपाउंड सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स यूजिंग 2 फेज। फर्स्ट इज अ स्टेशनरी फेज, सेकंड इज अ मोबाइल फेज। ये हो गई आपकी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। ये आपको समझ में कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। उसी प्रकार से एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज से एफिनिटी बना के रखना। एफिनिटी का मतलब लगाव, एक हिसाब से अगर बोले तो एफिनिटी का मतलब लगाव। तो यहां पर हम क्रोमेटोग्राफी ऐसी यूज करेंगे जहां पर एक जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा, जो हमको मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करना होगा, वो उससे उतना ही ज्यादा लगाव रखेगा। और जब लगाव रखेगा तो आपस में उनका इंट्रैक्शन होगा। जब इंट्रैक्शन होगा तो आपस में एडहेसिवनेस होगा। एडहेसिव का मतलब क्या होगा? आपस में चिपकेंगे। और जब चिपकेंगे तो जितने भी ऐसे सब्सटेंस जिनकी एफिनिटी उसके प्रति नहीं होगी वो इल्यूटेट आउट हो जाएंगे, मतलब पहले ही बाहर निकल जाएंगे। और जिनकी एफिनिटी होगी उस स्टेशनरी फेज से जिनकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो जाकर के उनसे गले मिल जाएंगे। और जब गले मिल जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि आपको वो जो मतलब जो आपको सेपरेट आउट करना था वो आपको मिल जाएगा। तो उसी के बेस पे आधार है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। बस आपको यहाँ पे 2 चीज का माइंड करते हुए चलना है कि कहाँ पे एडहेसिव हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्टेशनरी फेज से जो हमारा मॉलिक्यूल है वो अगर एडहेसिव हो जाएगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। बाकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक। अब देखिए, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग बायोकेमिकल मिक्सचर बेस्ड ऑन हाईली स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। कहने का मतलब क्या है? हाईली स्पेसिफिक इंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलकर के तब वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन आप कराते हैं तो दोनों में कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो हमको क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। और कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? जो हमको एंजाइम की मदद से मिलता है। अब वो प्रोडक्ट हमारा उसको हम सेपरेट आउट करना है कि कैसे करना है, ये चीजें हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में देखेंगे, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखा तो एंटीजन बाइंड विद द एंटीबॉडी। जैसे हम कोई भी एंटीबॉडी लेते हैं, मतलब एंटीबायोटिक हम कोई भी इंटेक करते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है ना। जब हम ओरल रूट से लेते हैं तो वो क्या करता है, जो कि फॉरेन बैक्टीरिया के द्वारा जो एंटीजन प्रोड्यूस होता है, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीजन प्रोड्यूस करता है जिस वजह से हम बीमार होते हैं, उसको मारने का काम करता है एंटीबॉडी, ठीक है ना। वैसे तो आपके बॉडी के अंदर अच्छे भी एंटीजन पाए जाते हैं, बुरे भी एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनसे अच्छे एंटीजन बुरे एंटीजन दोनों निकलते हैं। तो जो हमारे बुरे होते हैं उसी स्पेसिफिक प्रति वो एंटीजन होगा वो एक्ट करेगा, उसी को किल करेगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे कि सारी एंटीबायोटिक मतलब एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो क्या कर रही है कि एंटीजन को ही मार रही है, तो हमारे बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया भी तो हैं, वो हमारे अच्छे एंटीजन भी तो बना रहे हैं। तो हमारी जो एंटीबायोटिक होगी वो सिंपली क्या करेगी, अच्छे बैक्टीरिया के एंटीजन के जो के लिए आपके लाभकारी है उसको भी मार देगी। तो इसीलिए हमने एक नई क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। उससे ये पता लगाया कि अगर हम कोई एंटीबायोटिक बना रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया के, किस टाइप के बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव के प्रति, ग्राम पॉजिटिव के प्रति, किसके प्रति वो ज्यादा एक्टिव होगा, किसके एंटीजन को जल्दी मारेगा। तो इसके लिए हमने क्या लिया, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का सहारा लिया। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या ये समझते हैं, ठीक है।
मान लीजिए कि आपका मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, मतलब जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल 2748, मतलब 27 कंपाउंड इसमें मिले हुए हैं। अब हम उसको देखना है कि उसमें से हमको बी सेपरेट आउट करना है। तो हम कुछ ऐसे मतलब सबस्ट्रेट का मान लीजिए कुछ ऐसे हम रिसेप्टार का यहाँ पे यूज करेंगे जिसकी जो एफिनिटी होगी किससे, बी से उतनी ज्यादा अधिक होगी। जब उससे ज्यादा अधिक होगी मतलब कहने का मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बी मॉलिक्यूल बी है और यहाँ पे जो हमारा सबस्ट्रेट है ये इस बी के प्रति ज्यादा एफिनिटी रखता है, मतलब अगर बी इसके पास गया तो तुरंत ये रिएक्शन करेगा, कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर लेगा और बी को अपने पास रख लेगा। बाकी के जितने भी सारे हमारे जो भी हमारे ए बी सी डी सॉरी ए सी डी ई एफ जी एच आई के जितने भी बताएंगे वो सारे के सारे इल्यूट आउट हो जाएंगे, वो उससे बाइंड नहीं होंगे तो हमारे सेपरेट आउट हो जाएंगे। और हम अपना ये जो बी कंपाउंड है इस सबस्ट्रेट के साथ में क्या कर लेंगे, उसको अलग कर लेंगे, तो हमारा वो मिल जाएगा हमारा क्या, एक इंडिविजुअल कंपाउंड। ठीक है, मान लीजिए कि एंजाइम का मिक्सचर ये हमारा क्या सबस्ट्रेट है। अब जिस सबस्ट्रेट से जो एंजाइम इसमें होगा, मतलब जो इतने स्ट्रक्चर में जो एंजाइम होगा वही तो सबस्ट्रेट से जाकर के बाइंड करेगा, वही तो प्रोडक्ट निकालेगा। तो जो एंजाइम हमारा सबस्ट्रेट से बाइंड करके यहाँ पे निकालेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्सन बन जाएगा, और जो नॉन एंजाइमेटिक कंपाउंड होंगे वो हमारे बाहर हो जाएंगे, इलिट्यूट आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी को बोला जाता है क्या, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो टेक्निक है वो डिस्कवर की गई थी किसके द्वारा, सीड्रो क्यूटेरियस के द्वारा, ठीक है ना, एंड मेयर विल्चिक के द्वारा इन 1968 में। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, वैसे तो आपको प्रिंसिपल ये समझ में आ गया होगा कि जिसके प्रति एफिनिटी ज्यादा होगी, स्टेशनरी फेज के प्रति जो हमारी एफिनिटी ज्यादा होगी, उसी के बेसिस पे हमारा जो ड्रग होगा या जो हमारे मेन मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कंपाउंड होंगे जिसको हमको सेपरेट आउट करना है, जिसका हमको डिटेक्शन करना है, वो हमारा सेपरेट आउट हो जाएगा। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इंक्लूड इमोबिलाइज्ड सबस्ट्रेट और लिगेंड कोवेलेंट, या तो वो इमोबिलाइज मतलब जो स्टेशनरी फेज होता है वो हमारा इमोबिलाइज ही होता है, ठीक है ना, वो सबस्ट्रेट या लिगेंड, मतलब दोनों में से एक ही होगा जिसकी मुझे जरूरत होगी, वहां पे हम उसका यूज करेंगे। ठीक है ना, कोवेलेंट अटैच टू द सॉलिड सपोर्ट इन द कॉलम, जो क्या करेगा, जो कॉलम में एक सॉलिड सपोर्ट से अटैच्ड होगा। ठीक, व्हेन सैंपल पासेस थ्रू दिस कॉलम, जब हम इस कॉलम से सैंपल को पास करेंगे तो जो बायोमॉलिक्यूल होंगे, जो कंपाउंड होंगे जिनकी एफिनिटी उस सबस्ट्रेट या लिगेंड से ज्यादा होगी, वो उससे जाकर के बाउंड कर जाएंगे, और जो अदर कंपाउंड होंगे, जो अदर कंपोनेंट होंगे, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, मतलब वो इलिट्यूट आउट हो जाएंगे, या तो वो बाहर निकल जाएंगे, या तो वो ए पार्टीशन, जो हमने क्रोमेटोग्राफी में जानते हैं पार्टीशन, वहां पे क्या होता है कि हमारा जो भी कंपाउंड सेपरेट आउट हो जाता है वो इलिट्यूट होकर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, कैसे समझेंगे इसको समझिए। देखिए यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रिशियन कॉलम दिया हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिशियन कॉलम देने का मतलब क्या है कि जैसे ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिशियन कॉलम है, यहाँ पे हमारा सॉलिड सपोर्ट और लिगेंड दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, एक मिक्सचर है किसका, कंपाउंड का, जिसको मैं मान लीजिए कि एंजाइम है या एंटीबॉडी कुछ भी समझ लीजिए। यहाँ पे अगर हमने पे सबस्ट्रेट लिया हुआ तो हमारा एंजाइम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिक्सचर, यहाँ पे एंजाइम पड़े हुए और भी कुछ हमारे इम्प्यूरिटीज वगैरह पड़े हुए, ठीक है ना। तो जब हम इसको इसके अंदर पोर करेंगे, मतलब इसके अंदर ऊपर से पोर करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे लिगेंड सपोर्ट लगे होंगे, ठीक है ना, जो हमारे एंजाइम होंगे उससे बाइंड कर जाएंगे, और जो भी हमारे इंप्योरिटी होंगी, जो भी हमारे अदर मॉलिक्यूल्स आउट होंगे, वो हमारे यहाँ से सेपरेट आउट होकर यहाँ पर आ जाएंगे, इलिट्यूट आउट हो जाएंगे, और यहाँ से हमारा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे लिगेंड के साथ में क्या बचेंगे, जो हमको मेन मॉलिक्यूल होगा, जो हमको प्राप्त करना है, वो हमको बचेगा। और जब वो बचेगा तो इसको आराम से हम अपना जो स्टेशनरी फेज है उसको निकाल के बाहर आउट, फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली प्यूरिफाई कर सकते हैं, और इसको हम सेपरेट आउट भी कर लेंगे। ठीक है ना, हियर जो लिगेंड होगा वो स्टेशनरी फेज के तरीके से काम करेगा, और जो टारगेट मॉलिक्यूल होगा मोबाइल फेज के तरीके से काम करेंगे। ठीक है ना, अब समझते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में। एक कंपोनेंट पहला कहता है लिगेंड, ठीक है ना। लिगेंड क्या है, इमोबिलाइज्ड केमिकल इनसोल्यूबल मटेरियल होता है। अब सिंपल सा जानते हैं, जैसे अभी हमने आपको दिखाया, हेल्ड बाय स्टेशनरी मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं हम क्या, लिगेंड। ठीक है ना, अब इसमें कई टाइप्स के जैसे एंटीबॉडीज हो गए, क्योंकि हमारी एंटीबॉडी होगी वो एंटीजन को एक तो हमारी सिंपल सा बाइंड करेगी, ठीक है ना। तो ग्लाइकोप्रोटीन दैट आर प्राउडेड या प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट। कहने का मतलब क्या है, एंटीबॉडी क्या है कि जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होती है, किसके अगेंस्ट, जो फॉरेन एजेंट होते हैं, एंटीजन होते हैं, उसके अगेंस्ट। ठीक है ना। उसके बाद डीएनए, ठीक है ना, डीएनए भी हमारा क्या है, एज ए लिगेंड है। तो डीएनए यूज एज द एफिनिटी लिगेंड इन द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन लाइक एज अ डीएनए रिपेस प्रोटीन, पॉलीमरेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ईटीसी। ठीक है ना, इन सबके जो प्यूरिफिकेशन होता है उसमें डीएनए का हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, पेप्टाइड। तो पेप्टाइड यूज एज एफिनिटी लिगेंड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। जो पेप्टाइड्स वगैरह जैसे इंसुलिन वगैरह का अगर सेपरेशन करना है तो आप पेप्टाइड्स की सहायता से करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में आता है बायोमिमेटिक डाइज। बायोमिमेटिक का डाइज का मतलब बायोमिमिक, मिमिक का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम। जैसे मिमिक्री करना, मिमिक्री करने का मतलब क्या होता है कि आप अमरीश पुरी की आवाज में बात कर रहे हो, ठीक है ना, आप अमिताभ बच्चन की आवाज में बात कर रहे हैं, ठीक, तो आपकी मिमिक्री हो गई। उसी प्रकार से बायोमिमिक का मतलब क्या हो गया कि आपके बॉडी के मतलब लिविंग और लिविंग के तरीके से जो हमारे डाइस होंगे उनको क्या बोलेंगे, बायोमिमेटिक डाई बोलेंगे। ठीक, तो एफिनिटी लिगेंड इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बाय द मॉलिक्यूल फॉर्म कॉम्प्लेक्स मिक्सचर।
दूसरा कंपोनेंट आपका क्या होगा, स्पेसर आर्म्स, ठीक है ना। स्पेसर आर्म का क्या मतलब होगा कि ये बाइंडिंग प्रोवाइड करेंगे किसके बीच में, मैट्रिक्स एंड लिगेंड के बीच में। मैट्रिक्स क्या, एक आपका सॉलिड सपोर्ट है, लिगेंड क्या है, जो कि आपका सबस्ट्रेट को बाइंड करे रहेगा। मतलब अगर हम समझिए ये आपका क्या है, ये आपका मैट्रिक्स है और ये आपका यहाँ पे लिगेंड लगे हुए हैं। तो ये लिगेंड और इन मैट्रिक्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा कि बाइंडिंग अच्छी तरीके से बनाए रहे, तो इसके लिए कौन, स्पेसर आर्म रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर इफेक्टिव बाइंडिंग, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट क्या होगा, एफिनिटी सपोर्ट, ठीक है ना। एफिनिटी सपोर्ट क्या होगा, ये पोरस सपोर्ट होगा, मैट्रिक्स होगा, आर यूज इन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एग्जाम्पल के तौर पर एगरकोज हो गया, ठीक है ना, एगरोज हो गया, सेल्यूलोज हो गया, पोलियक्राइलामाइड हो गया, अवेलेबल अलॉन्ग विद द इमोबिलाइज्ड एफिनिटी लिगेंड, ठीक है ना। ये लिगेंड के साथ में लगेंगे। इसी से हमारा क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, जो हमारे एंटीजन एंटीबॉडी होंगी, ठीक, एंटीजन होंगे जो हमारे एंजाइम सबस्ट्रेट की बॉन्डिंग होती है, इसी से जाकर के बाइंड करेंगे। अब इसमें पहला क्या है, एक्सपेंडेड बेड एडजॉर्बेंट, ये प्रिवेंट करेंगे क्लॉगिंग को बाय द कॉलम, अलाउ पार्टिकुलर टू द फ्लो फ्रीली। मतलब ये क्लॉगिंग का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे एक जगह किसी चीज का जब जमावड़ा हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है, तो वहां पे वो क्लॉगिंग मतलब गुच्छे में बन के इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, क्लॉगिंग। तो ये क्लॉगिंग को प्रिवेंट करेगा कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स वगैरह है वहां पे क्लॉग ना हो, मतलब इकट्ठे ना हो। प्रिवेंट कॉलम फॉलिंग, मतलब ये कॉलम को जो फॉलिंग होती है वो भी प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना। सेकंड क्या है, फ्लो थ्रू द बीड्स, मतलब फ्लो थ्रू द बीड्स क्या है, एक्सिबिट बोथ स्मॉल एंड लार्ज पोर्स, गिव एक्सेस टू सबस्ट्रेट टू डायरेक्टली मूव इनटू द पार्टिकल्स, डिफ्यूजन विद इन द शॉर्ट डिस्टेंस। कहने का मतलब, सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे क्या होता है, छोटे बड़े पोर, जितने भी हमारे पोर्स होंगे उनको एक्सेस देगा कि जो हमारे सब्सटेंस वो डायरेक्टली जाकर के पार्टिकल से मिल जाए और मूव आउट करते रहे और इल्यूट्रेट होते रहे, ठीक है ना। उसके बाद अदर्स में क्या है, जैसे मेम्ब्रेन्स है तो डिफ्यूजन पोर्स आर एब्सेंट, मतलब इसमें जो डिफ्यूजन पोर्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मोनोलिथिक सपोर्ट है, ये सेम है द फ्लो थ्रू द बीड्स, मतलब जैसे फ्लो बीड्स काम करती है, क्या स्मॉल एंड लार्ज पोर्स एग्जिबिट करती होती है, क्या देती है, सब्सटेंस को कि वो डायरेक्टली मूव आउट कर सके फ्रॉम द पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद नॉन पोरस सपोर्ट, एग्जिबिट नॉन पोरस बीड्स 1 to 3 माइक्रोमीटर, अलाउ फास्ट प्यूरिफिकेशन बट एक्सिबिट लो सरफेस एरिया, ठीक है ना। लो सरफेस एरिया है लेकिन ये प्यूरिफिकेशन जल्दी करेगा। देखिए ये चीज जो आपकी है ये समझ लीजिए किस तरीके से आप समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये चीज आपकी क्या है, एक मतलब डेवलपमेंट वो टैंक है और यहाँ से आपकी ये क्या करिए सेपरेट आउट हो रही है, मतलब आउट हो रही है, ठीक है ना। तो ये ही जो इसकी एफिनिटी है, मतलब कहने का कि इसको क्लॉग ना होने दे, इसका किसका काम है, एफिनिटी सपोर्ट का काम है। वो दूसरा क्या होगा कि इसको फ्लो आउट करवाना है कि मतलब जो भी मटेरियल मतलब जो हमारे यहाँ पे बाइंड नहीं किए वो इसी से फ्लो हो जाए जल्दी से, तो हमारे बीट्स का काम है। नॉन पोरस सपोर्ट का यही काम है कि यहाँ से हमारे एलिमिनेट आउट हो जाए, ठीक है। अब आते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी के ऊपर। तो व्हेन टारगेट कंपाउंड मतलब टी एंड लिगेंड एल, ठीक है ना, कॉज रिएक्शन इन एन एफिनिटी एटमॉस्फेयर, दे फॉर्म लिगेंड टारगेट कॉम्प्लेक्स। मतलब कहने का क्या है कि जब हमारा टारगेट मॉलिक्यूल और जो लिगेंड होगा वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो उन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड टारगेट कॉम्प्लेक्स। कैसे, मान लीजिए कि आपका मैट्रिक्स है, ये आपका लिगेंड है, जैसे कि मैंने अब आपको समझाया, ठीक है ना। ये आपका क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है। ये टारगेट मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई एंजाइम वगैरह है या एंटीजन वगैरह है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो ये जो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल होंगे ये हमारे लिगेंड से जाकर के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फॉर्म कराएंगे। जब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फॉर्म कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिगेंड एंड और टी हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा टी क्या है, एक टारगेट कंपाउंड है, ठीक है ना। तो दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल्टी कॉम्प्लेक्स मतलब टारगेट मॉलिक्यूल और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन के आएगी KD इक्वल टू L इंटू टी। एल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिगेंड इंटू टारगेट कंपाउंड बटा या बाई LT, मतलब टोटल कितना अमाउंट आपको कॉम्प्लेक्स मिला। तो सिंपल सा ये मतलब लिगेंड मैट्रिक्स इंटू द टारगेट मॉलिक्यूल अपॉन जो मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनकर मिला, ठीक है ना। वेयर L क्या है, फ्री लिगेंड है, T क्या है, टारगेट कंपाउंड है, LT क्या है, लिगेंड टारगेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द ग्रेप्स एंड वी, मतलब उनके अकॉर्डिंग टू बाउंड टारगेट बाई टोटल बाउंड इक्वल टू L0 अपॉन KD प्लस L0, जहां पे L0 क्या है, लिगेंड कंसंट्रेशन है जिसकी कंसंट्रेशन आपकी 10⁻⁴ टू 10⁻² मोल होगी। देखिए जो मेरा हाथ यहाँ पे जो वाइब्रेट कर रहा है एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी करंट लगने की वजह से मेरे हाथ में वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब थोड़ा कंपन हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे KD क्या है, इज कैलकुलेटेड बाय आदि, मतलब KD अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो K इक्वल टू CT/T, ठीक है ना। इल्यूटेड टारगेट एंड टोटल बाउंड टारगेट इक्वल टू P/P+1 इंटू P C0 बाई P C0 प्लस
के डी कॉम्प्लेक्स यही वाला, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स एल नॉट बटा के डी, ठीक, ये हो जाएगा। जहां पर पी क्या है आपका रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम कंपटीशन एंड द पोर्स वॉल्यूम ऑफ द जैम, के नॉट क्या है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और ठीक है के डी कम क्या है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द फ्री कंपैटिबल लिगेंड है, सी नॉट आपका क्या है कंसंट्रेशन ऑफ कंपैटिबल लिगेंड है, एल नॉट आपका क्या है वो आपका क्या है कंसंट्रेशन ऑफ द लिगेंड होगा, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को समझते हैं, क्योंकि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पूछा गया है तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन को हम पहले समझते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। पहला क्या है इंजेक्शन ऑफ द सैंपल है, दूसरा क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ द टारगेट है, थर्ड क्या है वॉशिंग आउट इम्प्योरिटीज एंड इल्यूशन ऑफ द टारगेट। पहला क्या है मतलब पहला प्रोसेस क्या होगा कि जो भी हमारा सैंपल होगा उसको इंजेक्ट करेंगे, दूसरा क्या होगा जो भी हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होगा वो लिगेंड के साथ में एब्जॉर्प्शन फॉर्म करेगा, तीसरा क्या होगा जो भी हमारे इम्प्योरिटीज होंगे जो कि हमारे नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग से बाइंड नहीं करेगी वो हमारी वॉश्ड आउट होगी मतलब क्लियर आउट होगी, और फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा इल्यूशन ऑफ द टारगेट, जो भी टारगेट मॉलिक्यूल होगा वो हमारा इलिट्यूट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है सिंपल सा आप देख सकते हैं कि हमारा एक कंपार्टमेंट दिया गया है, कंपार्टमेंट देख सकते हैं कि आप हमारा लिगेंड दिया हुआ है मतलब टारगेट मॉलिक्यूल और लिगेंड दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या किया इंजेक्शन को यहाँ से ऊपर से पॉर किया, मतलब पॉर करने का मतलब क्या इंजेक्शन किया, इंजेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या करेगा ये आपस में यहाँ पे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद दूसरी स्टेप क्या है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा जो भी हमारे लिगेंड मॉलिक्यूल्स होंगे जितनी एफिनिटी यहाँ पे आपको दिखाई देगी वो यहाँ पर जाकर के इससे बाइंड हो जाएंगे, और जो जिनकी एफिनिटी नहीं होगी वो यहाँ पे बाइंड नहीं करेंगे। तो जो यहाँ पे बाइंड नहीं करेंगे तो यहाँ पे वॉशिंग के थ्रू क्या होगा वो हमारे पहले ही इलिट्यूट आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेशनरी फेज से जो भी हमारे इंडिविजुअल कंपाउंड जिसको हमको सेपरेट करना था, मान लीजिए कि एंजाइम को सेपरेट करना था, वो यहाँ से इससे जाकर के चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो जो भी हमारे इम्प्योरिटी वगैरह होंगे या कुछ ऐसे कंपाउंड जिनकी एफिनिटी यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं होगी तो सिंपल सी बात है वो यहाँ पर हमारे इलिट्यूट आउट हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा वॉशिंग हो जाएगा, जो भी इलिट्यूट जो कि हमारे नॉन बॉन्डिंग थे वो यहाँ से इलिट्यूट हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा आपका केवल जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा और जो हमको मेन कंपाउंड चाहिए होगा वो बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोड टैंक में जो टारगेट मॉलिक्यूल होगा उसको इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा जो भी हमको चाहिए होगा, ठीक है ना। अब इसके प्रोसीजर को समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है सिलेक्शन ऑफ द मीडिया। सिलेक्शन ऑफ द मीडिया का मतलब क्या है, ये प्री पैक्ड कॉलम होता है, मतलब प्री पैक्ड कॉलम कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन व्हिच इंश्योर द रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड द सेव टाइम। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम प्री कॉलम बना लेते हैं तो हमको बाद में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे किया जाता है जो कि हमको जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो वो इंश्योर हो सके और जो हमारा टाइम वो भी सेव हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर हाई ट्रैप एफिनिटी कॉलम। सेकेंड स्टेप क्या होगा प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल, मतलब जो भी सैंपल है हमको सेपरेट आउट करना है, ठीक है ना, उसका प्रिपरेशन करेंगे। तो जो सैंपल होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम द पार्टिकुलेट मैटर, मतलब एक किसी भी प्रकार के जो उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी वो एकदम वहां से वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए, मतलब वहां से एकदम मतलब फ्री होना चाहिए, उसमें नहीं पड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। बिफोर द बिगिनिंग द प्यूरिफिकेशन टू अवॉइड एनी कॉलम क्लॉगिंग, मतलब कोई मतलब जो कॉलम आपके हुए उसमें किसी प्रकार का जमावड़ा या क्लॉगिंग आपको देखने को ना मिले, ठीक है ना। कॉन्टामिनेट सच है जो कॉन्टामिनेट जैसे लिपिड हो सकते हैं डेट बाइंड विद द नॉन स्पेसिफिकली टू द कंपाउंड, उसको हमको पहले ही रिमूव आउट कर देना है, ठीक है ना। जो अनएसेंशियल है कहने का मतलब क्या है कि हम उसको आसानी से रिमूव आउट कर सकते हैं, उनको हमको वहां से रिमूव आउट कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब सब कुछ इसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पर लिपिड हो गया तो भाई लिपिड का तो जो टेंडेंसी होगा वो अधिकतर होता है कि वो जाकर के लिगेंड से बाइंड करेगा ही करेगा, तो इसलिए आपको लिपिड को पहले यहाँ पे सेपरेट आउट कर देना चाहिए, ठीक है ना। व्हाइल प्रिपेयरिंग द सैंपल, जब हम सैंपल को प्रिपेयर करेंगे द एफिनिटी ऑफ द लिगेंड शुड बी टेस्टेड, मतलब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उस लिगेंड के साथ में उसकी एफिनिटी है कि नहीं है। अगर एफिनिटी नहीं हुई तो वहां पर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं कर पाएगा, और जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं करेगा तो आपका सिंपल सा कोई मतलब नहीं होता है कि आप वहां पे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करें, ठीक। दी फ्लो रेट, जो फ्लो रेट होनी चाहिए किसकी जो हम मतलब वहां पे कराएंगे जो इंजेक्शन करवाएंगे कंपाउंड का, जो उसकी फ्लो रेट होगी दैट प्रोवाइड मोर इफेक्टिव बाइंडिंग ड्यूरिंग, जो कि अगर हमको मतलब अच्छी इफेक्टिव बाइंडिंग हमको ड्यूरिंग द सैंपल एप्लीकेशन शुड बी कंसीडर्ड टू आइडेंटिफाई कॉमनली स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन एंड लिगेंड, कि हमको ये पता चल सके कि जो टारगेट प्रोटीन है वो लिगेंड के साथ में मतलब रिएक्शन कर रहा है, कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर रहा है, उसका इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम उसको एक जो उसका फ्लो रेट होगा उसको हम एक मतलब लिमिटेड में ही रखेंगे, ठीक है ना। दिस सैंपल इज अप्लाइड एट द हाई फ्लो रेट, जो सैंपल होगा उसको हम हाई फ्लो रेट पे देंगे क्विकली इंटरेक्शन, जिससे कि जल्दी से इंटरेक्शन हो जाए। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम, मतलब कॉलम की
प्रिपरेशन करेंगे तो डायमेंशन ऑफ द कॉलम शुड बी, मतलब जो कॉलम के डायमेंशन हो चाहिए शुड बी शॉर्ट एंड वाइड, मतलब चौड़ी होनी चाहिए और छोटी होनी शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ द जेल शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द नॉन बाइंडिंग कैपेसिटी टू द मीडियम एंड आर 2 to 5 टाइम मोर कैपेसिटी, ठीक है ना। मतलब उसकी कैपेसिटी को हम चेक करेंगे कि उसकी कैपेसिटी कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, ठीक है ना, किसी कॉलम की। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ दी बफर। अब भाई बफर का तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ही करेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारे लिगेंड होगा अगर हम उसमें हमारे और मतलब जो हमारे मतलब कंपाउंड होगा जिसको हमको मान लीजिए कि जो भी हमारा कंपाउंड होगा जिसको हम मिक्सचर होगा, मतलब समय टेस्ट सब्सटेंस, टेस्ट मॉलिक्यूल्स या टेस्ट कॉम्प्लेक्स होगा, अगर उसको सेपरेट आउट करना तो जरूरी नहीं है कि उसमें ऐसे ही पदार्थ हो जिनका बफर आप मेंटेन कर सके। तो इसलिए हमको जो हमारे कॉलम का है उसको जो स्टेशनरी फेज है उसको हमको बफर है उसको यूज करके उसका जो मीडिया है, ठीक है ना, जो एसिडिक बेसिक मीडिया है उसको हमको मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो देयर आर स्पेसिफिक बाइंडिंग इल्यूशन एंड रीजनरेशन ऑफ द बफर, मतलब बहुत सारे टाइप के स्पेसिफिक हमारे इल्यूशन है और रीजनरेशन बफर है। तो इसका जो हमारा बफर प्रिपेयर करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, करेक्ट स्पेसिफिसिटी शुड बी कंसीडर्ड फॉर द टारगेट प्रोटीन। कहने का मतलब क्या है, जो उसकी स्पेसिफिसिटी होगी वो करेक्ट होनी चाहिए कि वो टारगेट प्रोटीन की जैसे ही हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई एंजाइम आपका दो पीएच पे काम करता है, कोई एंजाइम आपका 7 पीएच पे काम करता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जैसे जो ऐसे एंजाइम जो कि 2 पीएच पे काम करता है तो उनके लिए हमारा जो पीएच बफर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, तो उससे वो आगे मतलब 2 से 3 ना हो और 2 से 1 ना हो, तो इसलिए वहां पर हम बफर का यूज करेंगे। ऑप्टिमम फ्लो रेट शुड बी कंसीडर टू अचीव एन एफिशिएंट बाइंडिंग, मतलब जो फ्लो रेट होनी चाहिए वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, ठीक है ना, जैसे कि आपकी एफिशिएंट बाइंडिंग देखने को मिले। एंड फॉर इल्यूशन टू इंक्रीज द रिकवरी, ठीक, मैक्सिमम फ्लो रेट इज कंसीडर्ड फॉर द कॉलम रीजनरेशन इन ऑर्डर टू डिक्रीज द रन टाइम, मतलब जो कॉलम का रीजनरेशन होगा उसमें हम उसकी जो फ्लो रेट होगी उसको मैक्सिमम कंसीडर करेंगे कि आपका जो समय है वो बचाव हो सके, ठीक है ना। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, इल्यूशन मेथड। अब इल्यूशन मेथड आपके 3 मेथड होंगे। पहला मेथड क्या होगा, मोस्ट सिंपल इल्यूशन मेथड वेयर एन अल्टरेशन इन कंपोजिशन ऑफ द बफर, जहां पर हम क्या करेंगे जो बफर होगी उसकी कंपोजिशन में अल्टर कर देंगे। जब उसके अल्टर कर देंगे, ठीक है ना, अब यहाँ पे सिंपल सा सेपरेशन समझ रहे हैं। मान लीजिए कि इल्यूशन मेथड क्या है, आप सिंपल सा ये प्रोसेस हम कहां पर आ गए कि जो भी हमारे इंप्योरिटीज वगैरह थे वो सब निकल गए, बस हमारे पे क्या बना है कि जो कि हमको इंडिविजुअल कंपाउंड सेपरेट आउट करना था वो बचा हुआ है, और हमारा क्या बचा हुआ है, जो कि हमारा लिगेंड है वो बचा है। तो उस लिगेंड से हमारे जो मेन सब्सटेंस होगा उसको छुड़ाने का काम कैसे, क्योंकि बफर का यूज कर रहे थे तो वो 2 पीएच पे या 7 पीएच पे या 5 पीएच पे उसके साथ में एफिनिटी थी अच्छी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की। तो वहां पर जब हम बफर को ही चेंज कर देंगे, मतलब बफर की कंपोजिशन को चेंज कर देंगे, तो जो भी एंजाइम जो भी एंटीजन होगा वो उसको छोड़ देगा तो उसके प्रति उसकी जो एफिनिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारा मेन मॉलिक्यूल होगा उसको हम यहाँ पे उसको अलग कर पाएंगे विदाउट करने के हार्म, मतलब बिना हार्म कॉज किए हुए। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, हाई लेवल ऑफ द पीएच और द कंसंट्रेशन ऑफ द काउट्रोपिक एजेंट। काउट्रोपिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो जब काउट्रोपिक एजेंट उसमें मिलाएंगे उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वो हमारे क्या करेगा, सिंपल सा जो भी हमारे टारगेट मॉलिक्यूल होगा उससे लिगेंड से वो तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद हमको वहां पे वो जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली से मेन कंपोनेंट हो जाएगा, इंडिविजुअल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना, जिसके लिए हमने इतना बड़ा प्रोसीजर फॉलो अप किया हुआ। मेथड थर्ड फोर्थ क्या है, ए सबस्ट्रेट दैट कंपीट बाइंडिंग इज एडेड टू द मीडिया, मतलब ऐसे सबस्ट्रेट का यूज करेंगे जो कि जो बाइंडिंग मीडिया है उससे कंपीट कर सके, और कंपीट करेगा तो उसको तोड़ेगा तो भाई मरोड़ेगा, जब मरोड़ेगा भाई तो सिंपल सी बात है कि वहां पे उसको वो छोड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मार के आगे बहुत भक्त है आप जानते ही हैं। तो जब वहां पे कंपीट करेगा उसके साथ में उसको मारने की कोशिश करेगा तो वहां पे वो छोड़ देगा, छोड़ने के बाद इलेक्ट्रोड मिल जाएगा टू अचीव स्पेसिफिक इल्यूशन। दीज मेथड इंप्रूव द मीडिया स्पेसिफिसिटी दैट बी ग्रुप स्पेसिफिक लिगेंड। अब इसके एप्लीकेशन को समझ लेते हैं, ठीक है ना, हमने इंस्ट्रूमेंटेशन भी समझ लिया, हमने इसकी थ्योरी भी समझ ली, इसके इल्यूशन मेथड को भी समझ लिया, इसके इंट्रोडक्शन को भी समझ लिया। अब बचता केवल क्या है, एप्लीकेशन। पहला क्या है, एनालिटिकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो एनालाइज द रिएक्शन बिटवीन द बायोमोलिक्यूल विद द एंटीबॉडी, ठीक है ना, एप्टेमर्स, लैक्टीज एंड ड्रग बाइंडिंग विद द एंजाइम रिसेप्टर एंड सीरप प्रोटीन। जो भी नए ड्रग फॉर्मुलेशन होंगे तो उनकी एफिनिटी को चेक करने के लिए कि हमारे अच्छे तरीके से बाइंड हो रहे हैं बायोमोलिक्यूल से कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोरोनेट एंड फिनाइल बोरोनेट एफिनिटी, ठीक है ना, जो बोरोनेट होगा यूज इन द एनालाइजिंग द कंपोनेंट ऑफ द ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन। जो ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन जो उसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं उनकी एफिनिटी को चेक करने के लिए हम बोरोनेट का एफिनिटी को चेक करते हैं, ठीक है ना। फिनाइल बोरोनेट यूज
इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द डायल कंपाउंड, जो डायल कंपाउंड होते हैं उनको जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है वहाँ पे फिनाइल बोरोनेट का करते हैं। तो फिनाइल बोरोनेट की एफिनिटी को चेक करते हैं किसके द्वारा, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। डाइलिगेंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना, एल्यूमिनियम हो गया, ब्लड प्रोटीन हो गया, ठीक है ना, एल्बुमिन, ठीक है ना, ब्लड प्रोटीन हो गया, प्रोटीन फार्मास्यूटिकल एजेंट हो गया, एंजाइम एंजाइम प्यूरिफाइड, इसके वजह से हम क्या करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं। उसके बाद इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में, लैक्टिन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में, फ्रंटल एनालिसिस क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। अब हमारी एक बात आप सुनिए, अब अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ये तो मेरे पास मैसेज आता है कि सर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी नहीं समझ में आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व आउट करें, तो मैंने इसका वीडियो बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि मेरे पास मैसेज आया कि सर मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने इसका तुरंत मतलब विद इन द 2 आवर्स नोट्स लिखा, नोट्स लिखने के बाद 1 घंटे के अंदर मैंने इसको बना दिया। और तबीयत की बात करें तो भाई इलेक्ट्रिसिटी करंट लगा हुआ है, करंट इतने भयंकर लगा हुआ है कि अभी भी पूरा दिमाग पूरा शरीर हिल रहा है, लेकिन पेपर आपका खराब ना हो इसलिए मैं अपनी जो प्रॉब्लम है उसको अलग रख रहा हूं और आपकी जो मेहनत है, जो आपके लिए जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रायोरिटी दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आपका भी ये काम है कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझें और अगर एग्जामिनेशन में आया है आ जाए तो उसको अच्छी तरीके से वहां पे एक्सप्लेन आउट कर सकें, ठीक, जिससे कि आपको नंबर जो है वो अच्छा मिले। तो अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आने का मतलब क्या है कि आपको क्लियर आउट नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे वहां पे डाउट्स हैं, तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए कि सर मुझे ये टॉपिक मेरे पेपर में हो सकता है आ जाएगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हम आपको विद इन 24 आवर्स उस चीज का लेक्चर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, अगर लंबा टॉपिक हुआ तो। अगर लंबा टॉपिक नहीं हुआ तो हम बस वहीं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करके आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, राइटिंग गड़बड़ किस लिए है? क्योंकि थोड़ा हाथ कांप रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब हाथ कांपता है तो राइटिंग अच्छी बनती नहीं है, तो इसीलिए सिंपल से आप समझ सकते हैं, मेरी प्रॉब्लम भी आप समझ सकते हैं, तो इतना कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।